हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड के ने जो अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर दिया है उसका मैं फुल सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अभी तक इसमें मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, ये तीसरा वीडियो है। तो दो वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया है, 50-50 करके मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आप इसकी तरफ आइए। अगर आपने नहीं देखा है तो फिलहाल, अगर आपने देख लिया है तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे पहले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने जो दिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में 2 अंतर लिखने थे। हालांकि मैंने 3 लिख दिया है, कोई बात नहीं है, आप इसे 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, कम से कम 2 तो याद रहेंगे ही, ठीक है। तो आय व्यय प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता में अंतर बताने हैं हमें। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है? जिसमें हम पैसों की प्राप्ति और पैसों का भुगतान के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। पैसों की प्राप्ति और पैसों के भुगतान के बारे में हम लोग बताते हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं। और इसमें सभी तरह की रकम, चाहे वो पूंजीगत हो या आयगत हो, सब हम लोग प्राप्त करते हैं, सब हम लोग भुगतान करते हैं। और ये आय व्यय खाता में सिर्फ आय और व्यय को दिखाते हैं, ठीक है। पैसे जो आय के स्रोत हैं उसको दिखाते हैं और जो व्यय के स्रोत हैं उसको दिखाते हैं। खैर, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जैसा कि आपको पता है, यह एक ऐसा खाता है जो आपको रोकड़ की तरह बनाया जाता है। और आय व्यय खाता एक ऐसा खाता है जो लाभ हानि की तरह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो रोकड़ की तरह बनाया जाता है, इसलिए क्या है, वास्तविक खाता है, इसमें पैसों का काम होता है। यह क्या है, वास्तविक खाता है। और आय व्यय खाता क्या है, नाम मात्र खाता है, ठीक है। तो जो भी खाता लाभ हानि से जुड़ा होता है, आय व्यय से जुड़ा होता है, वो नाम मात्र होता है। और जो भी खाता पैसे से जुड़ा होता है वो हम लोग क्या कहते हैं, वो प्राप्ति वो वास्तविक खाता है। क्लियर है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है और आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। क्लियर? पहला अंतर समझ गए। दूसरा अंतर, इस खाते के प्रारंभिक शेष से शुरू करते हैं। जब भी हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता की बात करते हैं उसका एक बैलेंस होता है, क्योंकि जैसे कैश का बैलेंस होता है उसी तरीके से प्राप्ति एवं भुगतान खाते का बैलेंस होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका कोई बैलेंस नहीं होता। आय व्यय खाते का कोई बैलेंस नहीं होता है। किसी भी साल हम लोग इसको बैलेंस के रूप में नहीं लिखते, इसको हम लोग सरप्लस या डिफिसिट के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अगला है, इसके खाते में डेबिट में सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती हैं और इस खाते के डेबिट में सभी भुगतान दिखाए जाते हैं। नहीं, हाँ, इस खाते के डेबिट में सभी प्राप्तियां दिखाए जाते हैं। इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी आयगत भुगतान दिखाए जाते हैं। आप ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, आयगत भुगतान दिखाए जाते हैं। हालांकि 2 पूछा है तो 2 आप ये लिख सकते हैं, या वास्तविक खाता है या नाममात्र खाता है। इस खाते का प्रारंभिक शेष होता है लेकिन इस खाते का प्रारंभिक शेष नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे हैं। डेबिट में इसके सभी प्राप्ति दिखाया जाता है, क्रेडिट में भुगतान दिखाया जाता है, लेकिन इसमें सभी आय व्यय को डेबिट में दिखाया जाता है, सभी आय को क्रेडिट में दिखाया जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए? तो 2 अंतर कम से कम आपको लिखने थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी कोष से आप क्या समझते हैं? पूंजी कोष के बारे में आपको पता है कि पूंजी बराबर क्या होता है, कैपिटल बराबर क्या होता है। कैपिटल जब हम लोग को निकालना होता है तो कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी था जिसमें हमने आपको डिस्कस करके बताया कि कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। जब अपने तमाम एसेट में से अपने लायबिलिटी को घटा देते हैं तो जो पैसा बचता है वही आपका एसेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो पैसा बचता है वही आपका एसेट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एसेट है, कैपिटल होता है, ये जो कैपिटल है ये हमारे गैर व्यापारिक संगठन में कि पूंजी निधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? पूंजी निधि, मतलब कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। कैपिटल फंड के नाम से हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी कैपिटल को जानते हैं। क्लियर? तो आप इसको लिखेंगे कैसे भाई? तो इसको आप याद रखेंगे कम से कम। पूंजी निधि बराबर क्या होता है, संपत्ति माइनस दायित्व होता है। और संपत्ति में से जब कुल दायित्व को आप माइनस कर देते हैं तो जो पैसा आपके पास बचता है उसे हम लोग पूंजी निधि कहते हैं। तो कुल प्रारंभिक संपत्तियों में से कुल प्रारंभिक दायित्व को घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसे हम लोग पूंजी निधि कहेंगे, ठीक है। मतलब हम कुल संपत्ति में से जो कुल कर्ज है, मतलब मान लो कि 10,000 आपके पास संपत्ति है और 2,000 रुपये आपके पास बाहरी कर्ज है, तो आप 10,000 में से जब 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8,000 बचेगा। ये 8,000 रुपये आपका कैपिटल है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कि आपके पास 10,000 रुपया कुल
संपत्ति है, इसमें से 2000 रुपये का कर्ज है, तो कर्ज घटाने के बाद जो आपके पास बचेगा यही आपका पूंजी निधि अर्थात कैपिटल है। अब इसी को समझाना है कि कुल प्रारंभिक संपत्ति में से कुल प्रारंभिक दायित्व को घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसे पूंजी निधि कहेंगे। पूंजी निधि का क्या सूत्र हो गया? संपत्ति माइनस दायित्व। इस प्रारंभिक निधि में अधिक को जोड़ा जाता है और कमी को घटाया जाता है। तो जो प्रारंभिक निधि होती है, जो हमारे पास पूंजी निधि आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आय होता है उसे हम लोग ऐड करते हैं और जो हमारा लॉस होता है उसे हम लोग लेस करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पूंजीकृत मदों को जोड़कर दिखाया जाता है। जो मदें पूंजी से संबंधित होती है उसको हम लोग इसमें ऐड करके दिखाते हैं। हालांकि इतना नहीं याद रहे तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग पूंजी निधि कहते हैं। आसान शब्दों में आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है लिखने में, याद करने में, तो आप लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ आपको। वीडियो को पॉज कर करके लिखते चले जाइए कि कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को घटाने के बाद जो गैर व्यापारिक संगठन के पास पैसा बचता है, जो धन बचता है, उसको पूंजी कोष कहते हैं। पूंजी कोष का दूसरा नाम पूंजी निधि है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाते में क्या अंतर है? तो ये एक वास्तविक खाता है या नामात्र खाता है। इसके खाते का प्रारंभिक शेष होता है और आय व्यय खाते का कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता है। इसके डेबिट में सभी प्राप्ति दिखाया जाता है और इसके डेबिट में सभी तरह के सभी आयगत व्यय को दिखाया जाता है। यहाँ लिखेंगे आयगत व्यय। ठीक है, आयगत व्यय को दिखाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। पूंजी कोष क्या है? तो सभी संपत्ति में से सभी दायित्व को घटाने के बाद जो रकम बचती है उसे हम लोग पूंजी कोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी की आवश्यकता तो क्या है? तो साझेदारी करने के लिए अब जैसा कि आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवसाय जो बिजनेस को आपस में चलाते हो और लाभ हानि को बांटते हो, इसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी के बीच में कम से कम लाभ हानि बंटवारा होना चाहिए। आवश्यकता तो ये है कि हम लाभ के लिए बिजनेस कर रहे हैं और लाभ का बंटवारा होना चाहिए, वो भी ठहराव के अनुसार, अनुबंध के अनुसार, मतलब समझौते के अनुसार। अगर ये अनुबंध याद न रहे तो याद रखना है समझौते के अनुसार। तो फर्म के व्यापार में लाभ बांटने के लिए साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए। ये जरूरी तत्व है, आवश्यक तत्व है। अनुबंध का होना आवश्यक तत्व है। दूसरी बात ये है कि साझेदारी में पहला तो ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि फर्म का व्यापार सभी के द्वारा या सब में से जो राजी हो, ठीक है, या सब के द्वारा या सब में से सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा व्यवसाय को चलाया जा सकता है। तो ये भी आवश्यकता तो है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में ये फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं, कोई एक काम कर रहा है, कुछ पैसा बढ़ाकर उसको दे दिया जाता है, बाकी सारे लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये भी आवश्यकता तो है। फर्म के व्यापार के लाभ के बंटवारे के लिए साझेदारों के बीच अनुबंध होना, ये साझेदारी का आवश्यक तत्व है, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो फर्म के बीच लाभ बंटवारे के लिए साझेदारों के बीच अनुबंध होना, फर्म के व्यापार के लाभ बंटवारे के लिए साझेदारों के बीच अनुबंध होना, और फर्म का व्यापार सभी के द्वारा सभी साझेदारों के लिए किए जाने के लिए राजी होना, ठीक है। तो फर्म का व्यापार जो है सभी साझेदारों के द्वारा किए जाने के लिए राजी होना, ठीक है। फर्म का व्यापार कौन चलाएगा? या तो सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा, ठीक है, सबकी सहमति से। और फर्म को चलाना, फर्म को लाभ हानि बांटना। कुल मिलाकर मतलब ये है कि फर्म को सब मिलकर चलाएगा या सब में से किसी एक में कुछ एक चलाएगा, और जो लाभ हानि होगा उसे आपस में बांटेगा अनुबंध के अनुसार, ठीक है। तो ये आवश्यकता तुम्हें साझेदारी का, आप इसे याद करेंगे। पिछला क्वेश्चन था पूंजी कोष से आप क्या समझते हैं? तो इसे संपत्ति में से दायित्व को माइनस करने के बाद बचता है उसको हम लोग पूंजी कोष कहते हैं। ये क्वेश्चन। अब साझेदारी की आवश्यकता तो क्या है? तो फर्म के व्यापार में लाभ बांटना, कमाना और लाभ को साझेदारों के बीच में बांटना। फर्म का व्यापार सभी के द्वारा या सभी साझेदारों के लिए किए जाने के लिए राजी हो, या सभी साझेदारों में से किसी एक के द्वारा, ऐसा लिखेंगे, किसी एक के द्वारा चलाने के लिए राजी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी से आप क्या समझते हो? बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा समूह जो किसी व्यवसाय को चलाने एवं उसके लाभ हानि को आपसी सहमति के अनुसार बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो ऐसी सहमति को साझेदारी कहते हैं। तो जो एक ऐसा सहमति है जो मिलकर आपस में काम करेंगे भाई, जो लाभ हानि होगा उसे आपस में मिलकर बांटेंगे, ठीक है। तो ऐसी सहमति को हम लोग साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो पिछला क्वेश्चन था साझेदारी की आवश्यकता तो क्या है? तो साझेदारी की आवश्यकता तो ये है कि फर्म का लाभ कमाना है, लाभ बांटना है, और फर्म को सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा चलाना है। अगला क्वेश्चन था साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो साझेदारी से आशय है ना, साझेदारी में एक अर्थ छुटा हुआ है, साझेदारी से आशय, ठीक है,
दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक ऐसा व्यवसाय जो आपस में मिलजुल कर चलाते हो और उससे संबंधित जो लाभ हानि होते हो उसे आपसी सहमति के अनुसार बांटते हो, ऐसी सहमति को हम लोग साझेदारी कहते हैं, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति का ऐसा व्यवसाय जो व्यवसाय को मिलजुल कर चलाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के किन्हीं दो प्रावधानों को लिखना है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के प्रावधान आप जानते हैं, अगर साझेदारी संलेख न हो तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होता है और साझेदारों के ऋण एवं अग्रिम पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो दो हमने लिख दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसके अलावा आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं होता है, सैलरी कमीशन इत्यादि देय नहीं होता है ना, किसी तरह का पूंजी पर ब्याज जो है सो अलाउ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लाभ हानि विभाजन है वो बराबर बराबर होगा और साझेदारों के ऋण और अग्रिम पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, अगर साझेदारी संलेख ना हो तो क्या क्या होगा, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा, साझेदारों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से होगा और पूंजी पर ब्याज नहीं होगा, आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं होगा, वेतन कमीशन इत्यादि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशन लागू होंगे जब साझेदारी संलेख नहीं हो। पिछला क्वेश्चन था साझेदारी से आप क्या समझते, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक ऐसा समूह जो किसी व्यवसाय को चलाने एवं उसके लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति को हम लोग साझेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के किन्हीं दो प्रावधान को लिखना था। साझेदारी संलेख के अभाव में दो प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला तो लाभ हानि विभाजन बराबर बराबर होगा और ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधि बताना था, बहुत सिंपल है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ठीक है, एक एक सूत्र अगर आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा। औसत लाभ विधि बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल बराबर होता है। और एक पूंजीकरण विधि से क्या होता है, एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉय कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल है, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉय जो आपका है उसको आप जब माइनस कर देते हैं तो पूंजीकरण विधि होता है। तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें डिटेल करके लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बुक से भी आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका ख्याति का मूल्यांकन की 3 विधि। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा था कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के किन्हीं दो प्रावधान को लिखना था। तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा और साझेदारों के ऋण और अग्रिम पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ख्याति मूल्यांकन की 3 विधि इस प्रकार थी, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ठीक है, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अधिलाभ का मतलब ये है कि जो आप कमाते हो, है ना, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है आपके सोचे गए प्रॉफिट मतलब सामान्य प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, किसी अन्य व्यवसाय ने अगर 10,000 रुपया उसी बिजनेस में कमाए हो और आपने वहीं पर 10 की जगह पे 12,000 कमाया है, तो 2,000 रुपया आपने उसी तरह के बिजनेस से 2,000 रुपया ज़्यादा कमाया है, मतलब ये आपका सुपर प्रॉफिट है, मतलब अधिलाभ है, याद रखेंगे। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का जो अधिक है, मतलब सामान्य लाभ पर औसत लाभ का जो अधिक है, मतलब सामान्य लाभ कम है, औसत लाभ अधिक है, तो ऐसे हम लोग अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। आप याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का जो अधिक है उसे हम लोग अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। पिछला क्वेश्चन था ख्याति मूल्यांकन की 3 विधि, तो औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। अगला क्वेश्चन है अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, सामान्य लाभ पे औसत लाभ का जो अधिक है उसे हम लोग अधिलाभ कहते हैं और अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, 2 परिस्थिति बताइए जिसमें ख्याति के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। बस सिंपल आप लिख दीजिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय और किसी साझेदार के अवकाश लेते समय या किसी साझेदार की मृत्यु के समय या दो से अधिक व्यवसाय को आपस में मर्ज मतलब सम्मिलित करते समय या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय। तो आपसे 2 पूछा था तो मैंने लिख दिया है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, किसी साझेदार के अवकाश लेते के समय। इसके अलावा अगर कोई साझेदार मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यवसाय को आपस में एकीकरण किया जाता है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है।
अगर आपके लाभ हानि अनुपात में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो भी उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। लेकिन फिलहाल आप ऐसे याद करेंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश के समय और मृत्यु के समय। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, तो औसत लाभ पर सामान्य लाभ का जो अधिक है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का जो अधिक है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि औसत लाभ में से सामान्य लाभ को माइनस करने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग अधिलाभ कहते हैं। आप सूत्र याद रखेंगे, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। पिछला अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि 2 परिस्थिति बताइए जिसमें ख्याति के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ख्याति के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो, और जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो। ठीक है ना। इसके अलावा साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी हम लोग गुडविल निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक तरह का नाम मात्र खाता है जो व्यवसाय के संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन से लाभ हानि गणना करने के लिए बनाया जाता है। याद रखेंगे, इसमें एक ही तरह का मतलब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है, संपत्तियों, ध्यान से याद रखना, संपत्तियों एवं दायित्वों। ठीक है, संपत्तियों जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, दायित्वों मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन इत्यादि में जो भी परिवर्तन होता है उससे जो भी लाभ या हानि होता है उसको निकालने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक तरह का नाम मात्र खाता बनाया जाता है जिसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता भी है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि 2 परिस्थिति बताइए जिसमें ख्याति के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है नए साझेदार के प्रवेश के समय, उस समय ख्याति का वैल्यू निकाला जाता है, और किसी व्यवसाय में साझेदार के अवकाश लेते समय। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक तरह का नाम मात्र खाता है जो व्यवसाय के संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण प्राप्त करने वाले साझेदार को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया बताइए। देखिए, कोई साझेदार अगर रिटायर करता है आपका, ठीक है, तो उसका जो पूंजी है उसको वापस कर दीजिए। अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो वो भी दे दीजिए। लाभ है, वेतन है, कमीशन है, अगर उसका है तो वो दे दीजिए। सामान्य संचय में अगर हिस्सा बनता है तो बनेगा ही, उसको दे दीजिए। इसके अलावा उसने अगर आहरण किया है तो वो घटा लीजिए। आहरण पर ब्याज है तो वो भी घटा लीजिए। हानि में कोई हिस्सा है तो वो भी घटा लीजिए। ठीक है, अर्थात घटाने का मतलब उसके अकाउंट से डेबिट कर दीजिए। उसके बाद जो बैलेंस बचता है या तो पूर्ण भुगतान कर दीजिए या उसे चिट्ठे में लोन की तरफ दिखा दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई साझेदार रिटायर हो गए हैं, अवकाश ग्रहण कर लिया है, अगर आपने उसे कैश पेड कर दिया तो ठीक है, कैश में दिखा दीजिए, कैश ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसे पे नहीं किया है तो वो अब आपके ऊपर लोन के रूप में रहेगा वो पैसा। इसीलिए साझेदार का ऋण खाता खोलकर उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाइएगा। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक तरह का नाम मात्र खाता है जो व्यवसाय के लिए संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन से लाभ हानि की गणना करने के लिए बनाया जाता है। ध्यान में रखना है, संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन से, ठीक है, जो लाभ हानि आएगा उसके लिए हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमने इससे पूछा था कि अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को लिखना था। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्रारंभ की पूंजी में सबसे पहले पूंजी वापस करेंगे। पूंजी में जो ब्याज बनेगा उसको ऐड करेंगे। कमीशन अगर है तो उसको ऐड करेंगे। वेतन अगर है तो उसको ऐड करेंगे। लाभ में हिस्सा अगर है तो उसको ऐड करेंगे। सामान्य संचय में हिस्सा है तो उसे ऐड करेंगे और उसमें से जोड़कर उसमें से आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा इत्यादि को उसके खाते में डेबिट करके घटा देंगे। और घटाने के बाद जो शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा या ऋण के रूप में आप चिट्ठे के में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अभी इसमें 30 क्वेश्चन है, तो मैंने इस पार्ट में 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट करवाऊंगा तो थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और याद करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, हालांकि याद करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आपको फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ, ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर दें। इसके अलावा अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव का तो वो ज़रूर देखिए और चैनल पे बने रहिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो आंसर तैयार है, बस देख लीजिए, आंसर तैयार है।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी ईजी हो और याद करने में भी ईजी हो, ठीक है, और समझने में भी ईजी हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।